परिधि एक अमीर घर की थी। बचपन से ही उसके बहुत महंगे शौक थे। वह महंगी चीजें खरीदती और पहनती थी। उसकी जिंदगी में मुसीबत तब आया मिडिल क्लास लड़के अमन से हो जाती है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि परिधि को अपने पति के जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं आखिरकार क्या होगा पति के जेब से पैसे निकालने वाली बहू के साथ। एक दिन परिधि की दोस्त अंशिका उससे मिलने आती है। भगवान को भी मानना पड़ेगा। क्यों परिधि कहाँ इतने बड़े से घर में रहती थी और आज देख कितने छोटे से घर में तुझे गुजारा करना पड़ रहा है। हाँ इशिता, अब क्या ही बताऊँ। अपने घर में हमेशा मैं पिज्ज़ा खाती थी, हर रोज़ मज़े से शॉपिंग करती थी, रोज़ पार्टियाँ करती थी, लेकिन यहाँ आकर तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई है। अरे तो तुझे पार्टी में आने से किसने रोका है परिधि? 2 दिन बाद मैं अपने घर में किटी पार्टी कर रही, वहाँ पे आ जाना। अच्छा, तो मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं हैं, और अगर मैं अमन से मांगूंगी तो बेमतलब में हमारी लड़ाई हो जाएगी। अरे तो तू अमन से मांगेगी ही क्यों? तो उसके जेब से पैसे निकाल लेना, उसे थोड़ा ही पता चलेगा। पर ये तो चोरी हुई ना इशिता। अरे तू कैसी बातें कर रही है? ये तेरा घर है और अमन तेरा पति, तो उसके सारे पैसे तेरे ही हुए ना। अगर वह सीधे तरीके से नहीं देगा तो तुझे तेरे तक तरीके अपनाने पड़ेंगे ना। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, तू कह तो सही रही है इशिता। ठीक है फिर, परसों मिलते हैं तेरे किट्टी पार्टी में। अब तो मैं ज़रूर आऊँगी। अंशिका परिधि को भड़काकर अपने घर चली जाती है। शाम को जब अमन सो जाता है तो परिधि उसके जेब से कुछ पैसे निकाल लेती है। वाह, ये तो बहुत आसान काम था। पता नहीं अभी तक मैंने क्यों नहीं किया। खैर, देर से ही सही, मुझे बुद्धि तो आई। पैसे चुराकर परिधि बहुत खुश थी। उन पैसों से परिधि ने नए कपड़े लिए और अंशिका की पार्टी में चली गई। वाह वाह, कितना यहाँ मज़ा आ रहा है। अब जाके मुझे अपनी पहली जैसी लाइफ मिली है। परिधि पार्टी खत्म हो जाने के बाद अपने घर आ जाती है। अमन पैसे गायब होने पर ध्यान नहीं देता है, मगर अब परिधि के पैसे चुराने की बुरी आदत हो गई थी। जब भी कुछ खाने का या शॉपिंग करने का मन होता, परिधि चुपके से अपने पति के जेब से पैसे निकाल लेती। एक दिन अमन को परिधि पे शक हो जाता है। वह आकर पूछ लेता है। परिधि, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उफ, आप देख नहीं रहे हैं क्या कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है? खैर, जल्दी से कहिए क्या बात है। पिछले कुछ समय से मेरे जेब से पैसे गायब हो रहे हैं। कहीं तुम तो मेरे पर्स से पैसे नहीं ले रही? यह सुनकर परिधि हड़बड़ा जाती है और अपनी गलती मानने की जगह उल्टे रोने लगती है। हे भगवान, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अब मेरा पति मेरे पे ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है। हाय राम, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। आपको मुझ पे चोर नजर आता है? अरे रे परिधि, रोना बंद करो, नहीं तो माँ और चिंकी आ जाएगी। अमन की बात सच हो जाती है। परिधि को इतना जोर जोर रोता हुआ सुनकर अमन की माँ और उसकी छोटी बहन आ जाती है। क्या हुआ भाभी, अचानक से क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? अरे अरे बेटा, तुम दोनों की लड़ाई हो गई है क्या? माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ दिनों से मेरे जेब से पैसे गायब हो रहे हैं, तो बस मैं परिधि से पूछ ही रहा था कि उसने तो पैसे नहीं निकाले। अब मासूम मत बनो, सीधे सीधे कहो ना तुमको मेरे पे शक है। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो।
अरे बहू, तुम अमन की बात को इस तरह मत लो। वो तो बस तुमसे पूछ रहा था। और वैसे भी सब पैसे तुम्हारे ही हैं, उसमें चोरी जैसा क्या। खैर, अगर तुमने नहीं लिए तो कोई बात नहीं। अब तुम रोना बंद करो। अमन कुछ देर सोच में पड़ जाता है और अपनी बहन चिंकी से कहता है। चिंकी, कहीं तुमने तो पैसे नहीं लिए ना कॉलेज जाने के लिए? मुझे पता है तुम रास्ते में चाट पकौड़े खाती हो। सच कहो, तुमने तो मेरे पैसे नहीं लिए ना? नहीं नहीं भैया, मैंने नहीं लिए। मुझे तो जब भी ज़रूरत पड़ते हैं मैं माँ से ही ले लेती हूँ। चिंकी की बात सुनकर अमन शांत हो जाता है और कहता है। चलो ठीक है, किसी ने नहीं लिए होंगे। मेरे पैसे, पर्स के पैसे अपने आप ही गायब हो रहे होंगे। खैर माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कह कर के अमन अपने ऑफिस चला जाता है और परिधि अपने कामों में लग जाती है। लेकिन अमन की माँ सरला को परिधि पे शक हो जाता है। चिंकी तो आधा दिन कॉलेज में ही रहती है। उसे पैसे चाहिए होते हैं तो वो तो मुझसे ही मांग लेती है। तो फिर ऐसा काम कौन कर सकता है? मुझे तो परिधि पे ही शक हो रहा है। लगता है मुझको इस पर नज़र रखनी होगी। अब सरला ज़्यादातर वक्त परिधि पे नज़र रखने लगती है। एक दिन सरला की सहेली घर आती है और अपनी बेटी के शादी का कार्ड देकर जाती है। परिधि उस कार्ड को देखकर अपनी सास से पूछती है। माँ जी, ये किसकी शादी की कार्ड है? ये मेरी एक दोस्त है ना बिमला, उसकी लड़की के शादी का कार्ड है। हम सबको जाना है यहाँ, और वो भी अगले हफ्ते। क्या, अगले हफ्ते? पर माँ जी, मेरे पास तो कोई साड़ी ही नहीं है इस शादी में पहनने के लिए। माँ जी, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, जिससे मैं एक नई साड़ी ले सकूं। अरे, ये कैसी बात कर रही हो बहू? कितनी साड़ियाँ तो है तुम्हारे पास, उसी में से कोई एक पहन लेना। अभी पिछले ही हफ्ते तो लिया था तुमने साड़ी। अगर उसमें से कोई पहनने का ना मन करे तो मेरे से कोई साड़ी ले लेना। वैसे तो तुम्हारे पर हर एक कलर की साड़ी अच्छी लगती है। सरला की ये बात सुनकर परिधि गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अब सच मुझे पता चल जाएगा कि परिधि पैसे चुराती है कि नहीं। नई साड़ी खरीदने के लिए जरूर परिधि पैसे निकाल लेगी अमन के जेब से। सरला जल्दी से अमन और परिधि के कमरे के बाहर जाती है। अंदर सरला झांक कर देखती है और सरला जैसा सोचती है बिल्कुल वैसा ही होता है। परिधि अमन के टंगे हुए पैंट से पैसे निकाल रही थी, लेकिन अभी भी उसको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। वह खुद से बोलती है। अगर मैं सबको सच बताने की कोशिश करूंगी तो फिर से परिधि का रोना धोना शुरू हो जाएगा और मेरी बातें कोई सच नहीं मानेगा। नहीं नहीं, मुझे सबके सामने इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी कोई बात बनेगी। सरला चुपचाप उस दिन कमरे में चली जाती है और फिर उसे बैठे बैठे एक तरकीब सूझती है। अरे हाँ, ये तरकीब ज़रूर काम आएगा। अभी बाजार जाती हूँ और वह सामान लेकर आती हूँ। सरला तुरंत बाजार जाने के लिए निकल जाती है और बाजार से एक केमिकल खरीद के लाती है। मैं इस केमिकल को कुछ पैसों पे लगा दूंगी और पैसे अमन के जेब में रख दूंगी। जो भी इन पैसों को अमन के जेब से निकालेगा उसके हाथ नीले रंग के हो जाएंगे। सरला ठीक वैसे ही करती है और अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उस पे केमिकल लगा देती है। फिर सरला उन नोट को अमन के जेब में रख देती है और फिर परिधि को आवाज़ लगाती है।
क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ परिधि, ये अमन के कपड़े मैं छत से उठाकर लाई हूँ। इसे तुम ले जाकर फोल्ड कर दो और अलमारी में रख दो। परिधि उन कपड़ों को फोल्ड करने लगती है, तभी उसकी नज़र अमन के जेब पर पड़ती है। अरे इतने पैसे! जरूर धुलते समय माँ जी के आंखों से बच गए होंगे। एक काम करती हूँ, इन्हें भी मैं ही रख लेती हूँ। परिधि अपने पास रख लेती है और कपड़े तह करके अलमारी में रख देती है। तभी अमन और चिंकी भी आ जाते हैं और सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। पर केमिकल के वजह से अब तक परिधि का हाथ नीला हो चुका था। तभी अमन बोला, अरे परिधि, तुम्हारा हाथ ऐसे नीला क्यों हो गया है? पता नहीं अमन, देखो ना एकदम नीले पड़ गए हैं और जलन भी खूब हो रही है। पर ये हुआ कैसे? हम डॉक्टर के पास जाएं क्या? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बेटा। परिधि, तुम हाथ पानी से धो लो, ये ठीक हो जाएगा। बेटा, मैंने तुम्हारी बीबी को रंगे हाथ पकड़े हैं। देख लो, ये नीले हाथ इस बात के सबूत हैं। माँ जी आप क्या कह रही हैं? फिर आप मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। हे भगवान, फिर से वही चोरी का इल्ज़ाम। लगता है मुझे अपने मायके वापस चले जाना चाहिए। यहाँ तो सब मुझे चोर समझते हैं। रुक जा बहू, फिर से तू अपना रोना शुरू करे, इससे पहले मेरी अपनी बात पूरी हो जाने दे। अमन, मैंने इसको खुद तेरे कपड़े के जेब से पैसे निकालते हुए देखा था, पर मैं जानती थी यह ऐसे तो अपनी गलती नहीं मानेगी। इसलिए मैंने कुछ नोटों में ऐसा केमिकल लगाया जिसको छूने से उसके हाथ नीले हो जाएंगे। फिर उन नोटों को मैंने तेरे कपड़े के जेब में रख दिया। जब इसने वह पैसे देखे तो उसने उस पैसों को चुरा कर अपने पास रख लिया। यही थी जो इतने दिनों से तुम्हारे जेब से पैसे चुरा रही थी। ये सब सुन के परिधि के होश उड़ जाते हैं। वह कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका झूठ और चोरी सबके सामने आ चुका था। हे भगवान! परी, तुमने लेकिन ऐसा क्यों किया? इतनी भी क्या जरूरत आन पड़ी थी तुम्हें, जो तुम्हें अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? मुझे माफ़ कर दो अमन, मुझे अपने गलती का एहसास हो चुका है। मैंने अपने दोस्त की बातों में आकर सबसे पहले तुम्हारे जेब से पैसे चुराए थे, मगर फिर ये मेरी आदत बन गई। मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बहू, ये तुम्हारा ही घर है और ये वो तुम्हारे ही पैसे थे। तुम्हें वह चुराने की ज़रूरत नहीं थी, मगर तुम्हें अपने गलती का एहसास हो चुका है, यह अच्छी बात है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। हाँ परिधि, तुमने माफी मांग ली, यही बहुत है। मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ, मगर अब ऐसा दोबारा कभी मत करना। ठीक है अमन, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। वादा रहा। चलो ठीक है फिर, सब कुछ अच्छा हो गया ना? अब सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। भाई, मुझे तो बहुत तेजों की भूख लग रही है। चलो चलो, सब लोग जल्दी मिलके खाते हैं। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और उस दिन के बाद परिधि कभी भी अमन के जेब से पैसे नहीं निकालती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। और आपको कैसी वीडियो देखनी पसंद है ये भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मीनल को इस समय भूख प्यास कुछ नहीं भा रहा था। शहर से फोन आया कि उसके पति को 3 दिन से बुखार है और वह
बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा। शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। 3 महीने से विजय ने पैसे भेजे ही कहाँ थे। हमेशा वह यही कहता कि फैक्ट्री घाटे में चल रही है, इसीलिए पैसे नहीं भेज पा रहा है। किसी तरह घर के खर्चे में से 1500 रुपये बचा पाई थी। उन्हीं पैसों को लेकर अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर विजय के दिए हुए पते पर उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है और बोली, अरे मैं तो घबरा गई थी, इसीलिए खबर सुनते ही माँ बाबूजी को अकेले छोड़कर मैं यहाँ पर दौड़ी दौड़ी चली आई। अच्छा ये बताओ अब कैसे हो? कुछ दवाई कोई गोली ली कि नहीं? विजय ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन मीनल कुछ समझ ही नहीं पाई। घबरा कर मीनल ने उसे बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर पीछे की तरफ लुढ़क गया और फिर से वहीं पे लेट गया। दरअसल उसे बुखार नहीं, लकवा मार गया था। उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। हाय, हे भगवान, आपको ये क्या हो गया? आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? आप बैठ क्यों नहीं पा रहे हैं? मीनल विजय की ऐसी हालत देखकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मकान मालकिन दया आई और वह बोली, बहू, मैंने ही अपने बेटे से तुमको फ़ोन कराया था। विजय की हालत 3 दिन से बहुत ख़राब है। किसी ने बताया जहाँ पर यह सीमेंट के बोरे उठाता था ना, वहाँ किसी से इसकी झगड़ा हो गई। मालिक ने इसे धक्के देकर भगा दिया। शायद इसी चिंता से इसकी यह दशा हुई है। शायद वही टेंशन के वजह से इसका बीपी बढ़ गया और इसको लकवा मार दिया। मीनल ने फिर बोला, क्या आप सीमेंट के बोरे ढोते थे? आप तो फोन पे कहते थे कि मैं किसी कंपनी में लिखाई पढ़ाई का काम करता हूँ। आप हमारे लिए कितना कुछ करते रहे और आपने बताया भी नहीं। बहू, ये सब छोड़ो, अब इसका अच्छे से इलाज कराओ। 3 महीने से इसने इस घर का किराया भी नहीं दिया है। यह सुनते ही मीनल परेशान हो गई। अब वह कहाँ से किराया देगी और कहाँ से विजय का इलाज करवाएगी? उसके पास तो केवल 1000 रुपए ही बचे हैं। इतने पैसे वह कहाँ से लाएगी? मीनल ने पहले विजय के कपड़े बदले, उसके बाद उस छोटी सी कोठरी की अच्छे से साफ सफाई की। कहते थे बहुत बड़े कमरे में रहता हूँ। एक कमरा रसोई घर का है और दूसरा कमरा मेहमानों का। कितना झूठ बोलते थे आप। इस कोठरी में सही से पैर भी ना फैले। शादी के बाद 2 साल भी मेरे पास नहीं रहे, बस शहर की तरफ भागे, वो भी मजदूरी करने के लिए। इससे तो हमारा गांव ही अच्छा था, वही रहते और दोनों मटर की खेती करते। शाम हो गई थी और उसको भूख भी लग रही थी। अब वह क्या बनाए? विजय से पूछा तो उसने ना में गर्दन हिलाई। सामान ढूंढने पर कुछ चावल और एक पन्नी में मटर दिखाई पड़ी। उसने सोचा और कुछ तो है नहीं, मटर पुलाव ही बना लो। मीनल आंखों में आंसू भरकर बोली, कहते थे कि दफ्तर में बैठता हूँ। मैंने कितनी बार कहा मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन कहते थे कि कई लड़के साथ में रहते हैं। तुम यहाँ क्या करोगी? मुझे नहीं पता था कि आप इतनी तंगी में गुजर कर रहे हो।
मीनल थाली में मटर पुलाव लेकर विजय को खिलाने बैठी ही थी कि विजय के कुछ दोस्त उसका हालचाल पूछने आ गए। उसने बैठने का इशारा किया और वो लोग बैठ गए। भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। ऐसे में विजय को आपकी बहुत ज़रूरत थी। विजय हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा, हम आपकी मदद कर देंगे। ज़रूरत तो बहुत है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि इनको गांव ले जा सकूं। वहाँ रहती तो पास पड़ोस के लोग कुछ ना कुछ मदद ज़रूर ही कर देते, लेकिन यहाँ अकेले मैं क्या करूँगी। भाभी जी, जितना हो सके हम मदद करेंगे। बस विजय जल्दी से अच्छा हो जाए। विजय ने मटर पुलाव के थाली की तरफ इशारा किया। दोस्त ने कहा, अरे नहीं भाई, बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, फिर हम सब मिलकर भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। भाई साहब, चाय के लिए ना दूध है ना चीनी। कम से कम मटर पुलाव तो खा लीजिए। मटर पुलाव तो खाकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो विजय को बुरा लगेगा। अपने दोस्त की मजबूरी समझकर उन्होंने एक प्लेट से ही चावल खा लिए। भाभी जी, ऐसे मटर पुलाव तो पूरा शहर में नहीं मिलेगा। सच में बहुत ही लाजवाब बनाया है आपने। मेरा तो यह कहना है भाभी जी, जब तक विजय सही नहीं हो जाता तब तक आपको मटर पुलाव बनाकर बेचने चाहिए। सारे दोस्तों ने मिलकर इस काम को करने के लिए मीनल का हौसला बढ़ाया। तो मीनल बोली, ठीक है, मैं कर तो लूँगी, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो रहने चाहिए मटर पुलाव बनाने की सामग्री खरीदने के लिए। इस काम को करने के लिए हम चारों आपको हजार हजार रुपए दे देंगे। यह सुनकर मीनल रोने लगी और बोली, आप सब लोग कितने अच्छे हो। आप सब लोगों का एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी। दया तब तक वहां आ गई और उसकी बात सुनकर बोली, इनके एहसान के बदले कभी कभी इनको मटर पुलाव खिला दिया करना। एहसान का हिसाब बराबर। और सुनो, मेरे पास भी कुछ बड़े बर्तन रखे हैं, चाहिए तो ले लेना। यह सुनकर सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, लेकिन विजय तब भी उदास था। उसको यही लग रहा था कि उसके रहते हुए भी सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी पे आ गई है। उसने मीनल से सारी सच्चाई छुपा कर रखी थी, लेकिन आज उसके सामने सारी सच्चाई आ गई थी। मीनल को शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वह दया के साथ जाकर मटर पुलाव बनाने का सारा सामान खरीद के ले आई। मीनल विजय से बोली, आप चिंता ना करना जी, मैं जल्दी से आपको ठीक कर कर गाँव ले जाऊंगी। विजय के आंखों से आंसू टपक गए। मीनल ने अपने साड़ी के आंचल से उसके आंसू पोंछे और पोंछकर उसे गले से लगा लिया। विजय के दोस्तों के मदद से अपना काम शुरू कर दिया। अभी ठेले की व्यवस्था तो थी नहीं, इसीलिए उसने दया से एक मेज ली और उसी पे मटर पुलाव रखकर बेचने लगी। पहले दिन उसने थोड़े ही मटर पुलाव बनाए थे, लेकिन उसकी अच्छी बिक्री हुई थी। पहले ही दिन उसके सारे मटर पुलाव बिक गए थे और अगले दिन और ज़्यादा मटर चावल खरीद कर लेकर उसने फिर से मटर पुलाव बनाया। लोगों ने उसके मटर पुलाव की खूब तारीफ करी। पैसे इकट्ठा होते ही पहले विजय को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने उसे 1 महीने की दवा दे दी और कहा, विजय 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये बस जल्दी से अच्छे हो जाए।
नहीं तो इनको इस हालत में मैं गांव कैसे लेकर जाऊंगी। अब तो मुझे मटर पुलाव तब तक बेचने पड़ेंगे जब तक यह अच्छे नहीं हो जाते। अपने मेहनत से मीनल दया के पैसे और राजीव के दोस्तों के पैसे लौटा चुकी थी। बस उम्मीद थी कि उसका पति जल्दी से ठीक हो जाए और वह उसे गांव वापस लेकर जा पाए। और उसका यह सपना भी एक दिन पूरा हो गया। मीनल देखो, मैं चल भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मैं सबको फ्री में मटर पुलाव खिलाऊंगी। आप अच्छे हो गए, अब इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। उस दिन मीनल ने सबको फ्री में मटर पुलाव खिलाई। लोग उसकी खुशी का वजह जानकर अपने इच्छा से ही उसे कुछ पैसे देकर गए। सुनिए, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम आराम से गांव पहुंच जाएंगे। मैंने सारा कर्जा भी चुकता कर दिया है। हाँ मीनल, अब हम गांव चलेंगे। हम गांव पे ही रह के कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। यहाँ बहुत मेहनत है और जान की जोखिम भी है। तो हम लोग गांव ही चले, वही सही रहेगा। तभी राजीव के दोस्त आ जाते हैं। उनकी बात सुनकर उसके दोस्त बोले, ऐसे कैसे गांव चले जाओगे? जानते हो, कुछ ही दिनों में भाभी का मटर पुलाव यहाँ पर कितना फेमस हो गया है। अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुम्हारे ग्राहक कहाँ जाएंगे? बताओ। भाई साहब, अब मैं उन्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। गांव में हमारे बूढ़े माँ बाप हमारी राह देखते होंगे। हमारे वहाँ एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। अब ये वहाँ पर खेती करेंगे और मैं वहाँ पर मटर पुलाव बनाकर बेचूंगी। यह सुनकर वह लोग कुछ नहीं कह पाए और अगले दिन मीनल और राजीव सबको धन्यवाद कहकर गांव चले आए। और मीनल वहाँ पर ही मटर पुलाव बनाकर बेचने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक